कीजिए। तो यहाँ पर वेदांत दर्शन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए हैं। देखा जाए क्या दिया है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। माधवाचार्य द्वारा द्वैत दर्शन को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। कौन सा कथन सही है ये चीज आपको बताना है। देखेंगे यहाँ पर शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। तो ये क्या है स्टेटमेंट सही है। शंकराचार्य के द्वारा क्या है अद्वैतवाद जो है अद्वैत सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया जाता है। संस्थापक सही है। माधवाचार्य द्वारा द्वैत दर्शन को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है सही है। तो ये जो द्वैतवाद दर्शन है ये किसके द्वारा दिया गया है माधवाचार्य के द्वारा दिया गया है। तो इस तरीके से देखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक है दोस्तों एक और दो दोनों क्या है यहाँ पर करेक्ट हो गया। देखेंगे शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत वेदांत को प्रतिपादित किया जाता है। अद्वैत दर्शन को इनके माध्यम से कहा गया शंकराचार्य जी के द्वारा कि ये जो संसार है संसार जो है संसार में ईश्वर ही ब्रह्म ही क्या है सत्य है। तो इस ब्रह्मांड में जो है इस संसार में ईश्वर ही अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म और जीव में कोई भी भिन्नता नहीं है। ब्रह्म और जीव एक दूसरे से अलग नहीं है। ब्रह्म और जीव एक ही है। ठीक है ये सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए अद्वैतवाद का सिद्धांत इनको कहा जाता है। ठीक है माधवाचार्य के द्वारा जो है द्वैत दर्शन लाया जाता है और इसके माध्यम से कहा गया कि जो संसार में जो है ईश्वर ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है। मतलब और भी कोई चीज सत्य हो सकता है। मतलब ब्रह्म ही ईश्वर ही एकमात्र सत्य नहीं है। और ब्रह्म और जीव जो है एक दूसरे से अलग है भिन्न है। ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है। शंकराचार्य जी के द्वारा एक बात और कहा जाता है कि जो संसार है वह मिथ्या है। संसार क्या है एक झूठ है एक मिथ्या है। ये चीजें कहा गया शंकराचार्य के द्वारा। और माधवाचार्य के द्वारा क्या कहा गया तो संसार जो है मिथ्या नहीं है। तो ये आप देखेंगे जो अद्वैत दर्शन है उसके विपरीत आप द्वैत दर्शन की परिकल्पना को देखेंगे। ठीक है शंकराचार्य जी के द्वारा अद्वैत सिद्धांत में कहा गया कि संसार में ईश्वर ही ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ईश्वर ही ब्रह्म ही क्या है एकमात्र सत्य है। संसार मिथ्या है। संसार क्या है मिथ्या है। ब्रह्म और जीव एक दूसरे से अलग नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। और माधवाचार्य जी के द्वारा कहा गया कि जो संसार में ईश्वर ही ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है। मतलब सत्य और भी चीजें हो सकती हैं ये ध्यान में रखना है। और माधवाचार्य जी के द्वारा कहा गया कि संसार जो है मिथ्या नहीं है। ब्रह्म और जीव जो है एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है तो इस तरीके से वेदांत दर्शन में शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत का मतलब प्रतिपादन किया जाता है। उनके संस्थापक हैं। और माधवाचार्य द्वारा जो है द्वैत दर्शन को जो है प्रतिपादित किया गया विस्तार पूर्वक। ठीक है तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है 1817 में पहली बार अखिल भारतीय जनगणना करने का 1872 ईस्वी में पहली बार अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है 1881 से 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। आपको ये चीजें बताना है। ऑप्शन दिया है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और न ही दो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1872 में पहली बार अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों एकदम सही है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे तो कौन से गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के समय जो है फर्स्ट टाइम जो है जनगणना जो है आरंभ किया जाता है लॉर्ड मेयो। ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। 1872 में पहली बार अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था। किसके समय में लॉर्ड मेयो के माध्यम से। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है 1881 से 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है एकदम सही है। और ये देखेंगे रिपन लॉर्ड रिपन के समय से ही जो है
वर्ष के तत्पश्चात 10 वर्ष के जो तत्पश्चात जो है हमेशा जो है जनगणना किया जाता रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो देखेंगे यहाँ पर इस समय कौन गवर्नर जनरल थे दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड नेहरू के समय में भारत में अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास फर्स्ट टाइम आरंभ हुआ 1872 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1881 ईस्वी से जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना मतलब भारत में किया जाता रहा है। ठीक है, एक तो इस तरीके से हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, समय सही हो गया। और 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है, किसके द्वारा प्रारंभ किया? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से ऐसा होता रहा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही। तो भारत में जनगणना के संदर्भ में मतलब आंकड़े थे। और अभी देखा जाए लेटेस्ट भारत में जो जनगणना है वो 2011 के जो जनगणना हुआ है, अगर उसको काउंट किया जाए तो 15वीं जनगणना था। कौन सी जनगणना था? 2011 की जो जनगणना हुई है भारत में वह कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये चीज है। और अगर हम स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी ये, तो 7वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना है वह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो यह 7वीं जनगणना, 7वें नंबर की जनगणना। ठीक है, 7वीं जनगणना। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? तो यह 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम जनगणना कब हुआ था? यह 1951 ईस्वी में जो है हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से हम लोगों ने भारत में जनगणना के संदर्भ में जो है 1872 ईस्वी में फर्स्ट टाइम जनगणना होता है। फिर 1881 ईस्वी से जो है 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से जो है होता रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं। और जनगणना जो है आरंभ होने वाला था जो 12वीं 2011 के बाद जो है नेक्स्ट जनगणना 2020-21 में आरंभ हो जाना चाहिए था। कोविड की वजह से जो है डिले हो गया थोड़ा सा। तो ये है, अगर बात किया जाए जो नेक्स्ट जनगणना है वो 8वीं जनगणना हो जाएगी स्वतंत्र भारत की। और ओवरऑल बात करेंगे तो वह 16वीं जनगणना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डाटा ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो यह 1951 ईस्वी में होता है। और यहाँ पर 2011 की जनगणना के आंकड़े जो है एग्जाम्स में मतलब आएंगे, तो वहां से आपको इसी के आधार पे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार क्या है व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिया है यहाँ पर और आपको व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। देखिए, नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर जो घटनाएं हैं उनको आपको क्रमानुसार क्या है यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे, देख लिया जाए स्टेटमेंट। नाबार्ड की स्थापना बताइए दोस्तों कब हुआ नाबार्ड की स्थापना? तो नाबार्ड की स्थापना कब होता है? 1982 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों? 1982 ईस्वी में होता है। 12 जुलाई 1982 ईस्वी में होता है नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज कार्यक्रम कब आरंभ होता है? तो यह आरंभ होता है 1992 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? 1992 ईस्वी में आरंभ होता है। ठीक है, 1992-93 में जो है ये आरंभ हो जाता है, वित्तीय वर्ष जो है। तो स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1992 ईस्वी में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ होता था? यह 1998 ईस्वी में प्रारंभ होता है। 1998 ईस्वी में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो 1998-99 का जो वित्तीय वर्ष है उसी समय क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह 1975 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों? यह 1975 ईस्वी में क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। अब आपको ईयर लिख लिए हैं कब यह स्थापना हुआ, कब प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ये चीजें तो आप आसानी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या व्यवस्थित कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले क्या आ जाएगा? 4 नंबर क्या है? पहले आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ पहले। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए? नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना आ जाएगा दोस्तों 1 नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए? उसके बाद स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज कार्यक्रम 1992 2 नंबर आ गया दोस्तों।
और लास्ट में क्या आ गया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। तो 3 नंबर हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा, 4 1 2 3। तो कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही हो गया दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, 4 1 2 3। तो ये चीजें ध्यान में रखना दोस्तों, जो संस्थाएं हैं, जो योजना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए आ जाता है, तो आप थोड़ा सा उसको लिस्टिंग करके ध्यान में रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को होता है, और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रारंभ होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 ईस्वी में आरंभ हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो ये सही क्रोनोलॉजिकल हम लोगों ने कर लिया कि पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और लास्ट में क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, संविधान सभा से निम्नलिखित समितियों के संदर्भ में सही नहीं है। तो संविधान सभा के द्वारा जो समितियों का गठन किया गया था, और उसके जो है किसके द्वारा उसको हेड किया गया है, अध्यक्ष की अध्यक्षता की भूमिका निभाई गई है, तो कौन कह रहा है सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो संविधान सभा से संबंधित समितियों के संदर्भ में क्या है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही नहीं है, सही है, ये आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे तो वहां से गलती आपका ह्यूमन एरर आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे देखा जाए, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति सच्चिदानंद सिन्हा, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, कह रहा कौन सा सही नहीं है, मतलब संविधान सभा से संबंधित समिति और जो उसको हेड किए हैं, हेड किए, वो कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्य संचालन समिति सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इसको हेड किसके द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है कार्य संचालन समिति की जो है अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, ये चीजें हैं। देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने, मतलब रहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू सही दिया हुआ है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल सही दिया है, कार्य संचालन समिति के कौन है, राजेंद्र प्रसाद के, उससे संबंधित उनकी अध्यक्षता की गई राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, प्रारूप समिति की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बाद में किसको चुन लिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया है। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है। तो तेल में नहीं किया जाता, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम। तो निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण जो है तेल में नहीं किया जाता। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, रुबिडियम। तो रुबिडियम का जो भंडारण वह तेल में नहीं किया जाता। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को जो है तेल में जो है सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो काफी सक्रिय रहते हैं, वातावरण में जो है बहुत तेजी से रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या है भंडारण किसमें किया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का तेल में इसको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और किसका भंडारण तेल में नहीं किया जाता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुबिडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकृत नहीं करता है। तो बताना है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 से रिलेटेड प्रश्न है। अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकृत नहीं करता, मतलब संसद को जो कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं करता, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, पार्लियामेंट। तो ऑप्शन दिया है किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन,
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना। तो पता है दोस्तों, कह रहा है अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकृत नहीं करता, ऑथोराइज्ड नहीं करता। तो संविधान देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है संसद को किस विषय में कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करना। तो ये जो है अनुच्छेद 3 के माध्यम से नहीं होता है। ये नए राज्य का भारत संघ में शामिल करने का प्रावधान संविधान से प्राप्त कहां से होता है, तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने से संबंधित विधि का निर्माण कर सकता है। तो यह प्रोविजन कहां से मिलता है दोस्तों, तो यह अनुच्छेद 2 से मिलता है, अनुच्छेद 2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अनुच्छेद 2 में जो है प्रोविजन दिया गया है, संसद जो है कानून के माध्यम से जो है नए राज्य को भारत संघ में क्या है शामिल कर सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 3 से संबंधित ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखना है। किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, ये सब गतिविधियां जो है अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो है संसद कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 शक्ति प्रदान करता है संसद को, वह किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों कौन अधिकृत नहीं होता अनुच्छेद 3 के माध्यम से संसद विधि बनाने के लिए, तो यहाँ पर नए राज्य को भारत संघ में शामिल करना। यह जो अनुच्छेद 2 जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने का प्रावधान करने के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया है दोस्तों, क्या दिया है 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये बताना है। ठीक है, माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट नहीं है, ये बताना है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। लौ है मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम एलिमेंट है, तत्व जो है, तो वह पौधों को बृहद मात्रा में आवश्यकता पड़ती है अपने विकास के लिए, वृद्धि के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो मैग्नीशियम हो। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में लौ हो, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिबेडनम, मोलिबेडनम हो गया, जस्टा, कापर, ये सब क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। तो ये लिख लीजिए, ऐसा प्रश्न आता है, आपको ध्यान में रखना। लौ है, मैग्नीज, क्लोरीन क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व है, और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है मोलिबेडनम, मोलिबेडनम हो गया दोस्तों। और बताइए, मोलिबेडनम हो गया, जस्टा हो गया, कापर हो गया, बोरान, क्लोरीन, क्लोरीन तो दिया ही। तो ये सब क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, लौ है, आयरन हो गया, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिबेडनम, जस्टा, कापर, बोरान, ये क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों के विकास के लिए इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और वृहद पोषक तत्व कौन है, यह भी आप ध्यान में रखना आपको दोस्तों। तो वृहद मात्रा में जो है, जिसको ज्यादा मात्रा में जो वृहद पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, तो देखेंगे कौन से एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम जैसे जो तत्व है वह वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से आते हैं दोस्तों, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, और दोस्तों कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, और क्या है दोस्तों फास्फोरस हो गया, वृहद पोषक तत्व में फास्फोरस हो गया। और बताइए दोस्तों
सा आएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब क्या है? वृहद पोषक तत्व हैं। ठीक है, वृहद मात्रा में जो है पौधों को अपने विकास के लिए जो है आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वे कौन से हैं? आयरन हो गया, लौह, मैंगनीज, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम, जस्ता, कॉपर, बोरान, ये सब क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और वृहद पोषक तत्व में क्या है दोस्तों? ये वृहद मात्रा में जो है पौधों की आवश्यकता पड़ती है। वे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसको अलग कर लिया दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया है। ये सब जो एलिमेंट जो है पौधों को जो है बृहद मात्रा में जो है, बड़ी मात्रा में जो है आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की कौन से एलिमेंट की आवश्यकता है और बृहद मात्रा में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक लिस्टिंग रहेगा, याद किए रहेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा, तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए एलिमेंट दिया, अगली बार हो सकता है कोई दूसरा तत्व दे दे तो आप गलत कर देंगे। है हो सकता है मोलिब्डेनम, जस्ता, कॉपर, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कोई और यहाँ पर ऑप्शन में रख दिया जाए, पूछा जाए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है या वृहद पोषक तत्व कौन सा है। तो जब आपको एक बार थोड़ा सा लिस्टिंग पता रहेगा और थोड़ा सा माइंड में रहेगा, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी तरीके से ऑप्शन में बदलेगा, ऑप्शन में यहीं से बदला जाएगा है। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, वृहद पोषक तत्व है या नहीं, ऐसा एक प्रश्न आता है। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है, मान के चलिए ऐसे आता ही है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 10वां प्रश्न देख लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है वह वृहद पोषक तत्व है। ठीक है, वृहद मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 10 प्रश्न को सॉल्व किया इस सेशन में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आते हैं नए क्वेश्चन।